इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा कि थोड़ा जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, चार्ज इत्यादि के बारे में जाना। और अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि चार्ज में उस दिन अट्रैक्शन, रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये सब देख चुके थे। आज देखना चाहेंगे कि चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन होता है तो उस अट्रैक्शन में कितना फोर्स लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। 2 पॉइंट चार्जेज, इसमें ध्यान देने की बात है बच्चों कि ये पॉइंट चार्जेज हैं। मतलब अभी जो हम अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स कंसीडर करने जा रहे हैं, फोर्स निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए ही सही होगा। किसी एक्सटेंडेड चार्ज के लिए, किसी बॉडी पर फैले हुए चार्ज के लिए डायरेक्टली यह लागू नहीं होगा फॉर्मूला। यह सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेज के लिए। इसमें कूलम्ब ने बताया कि 2 चार्जेज हो, 2 पॉइंट चार्जेज किसी भी नेचर के हो तो नेचर के अनुसार उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है। तो अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो और इनके बीच का फोर्स F लगता हो, अब वो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे रिपल्सन का, हम वही मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉज जो हैं ये 2 पार्ट में हैं, 2 लॉज हैं उनके। पहला लॉ कहता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन F जो होता है उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है। लेकिन कब? तो व्हेन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान रखना है कि R को सेम रखिए तब यह प्रोपोर्शनलिटी सही आएगी कि Q1 के अनुसार भी Q1 बढ़ेगा तो बढ़ेगा, Q2 बढ़ेगा तो बढ़ेगा, Q1 Q2 दोनों बढ़ेगा तो दोनों के गुणनफल के अनुसार ही बढ़ेगा। ठीक, या घटेगा तो उसी अनुसार ये घटेगा, लेकिन Q1 इंटू Q2 के अनुसार होगा। Q1 को अगर दूना कर दें, Q2 को आधा कर दें, तब नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक में 2 एक में 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो लॉ इनका कहता है कि यह F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन कब? तो व्हेन Q1 एंड Q2 आर कॉन्स्टेंट्स। ध्यान रखिए कि जब चार्ज को कांस्टेंट कर दीजिए, सिर्फ डिस्टेंस के अनुसार देखा जाए कि फोर्स यह कैसे वेरी करता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो चार्ज कांस्टेंट रहने पर ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F प्रोपोर्शनल टू R इनवर्स 2, R पर पावर -2। अब मैथमेटिकली अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो एक साथ कैसे लिखा जाएगा? तो देयरफॉर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए हम जानते हैं मैथमेटिक्स द्वारा कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये स्मॉल के लिखिएगा, स्मॉल के इसका स्टैंडर्ड सिंबल है, और बाई R², वेयर के क्या है? के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और अब यह के जो है यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो के, ये दोनों चार्जेज जो पॉइंट चार्जेज प्लेस किए हुए हैं ये किस मीडियम में है,
इनके बीच का मीडियम कैसा है इस पर डिपेंड करता है। कंडक्टिंग मीडियम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब दोनों चार्ज एक ही पर फैल जाएंगे और दोनों का सिग्मा जो होगा वो टोटल चार्ज उस बॉडी पर रह जाएगा कंडक्टर पर, इसलिए कंडक्टिंग तो नहीं ही होगा। ठीक, तो ये मीडियम जो बीच में होता है जिससे होकर फोर्स प्रभावी हो सके और कंडक्टिंग भी ना है, उसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और उसी पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। तो K इज इक्वल टू हम लोग डिफाइन करते हैं मीडियम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू permittivity of the medium, मीडियम परमिटिविटी को कहते हैं विद्युतशीलता, यानी कैसे वह प्रभावी होने देता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो मटेरियल के अनुसार बदल जाएगा एप्सिलॉन का वैल्यू, इसको कहते हैं परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट भी एक टर्म डिफाइन करते हैं, ये मानते हैं कि यह परमिटिविटी ऑफ ड्राई एयर और वैक्यूम है, परमिटिविटी ऑफ ड्राई एयर और वैक्यूम। अब इसी को स्टैंडर्ड मानते हुए हम दूसरे परमिटिविटी का कंपेयर करके इससे देखते हैं, यानी अगर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही मिलेगी और सीधे नंबर मिलेगा वह, और उसको जनरली एप्सिलॉन आर और कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग इसका वैल्यू होता जाता है। चूँकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होने के कारण यह प्योर रेशियो है और इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, ये सीधे अंक होगा। और चूँकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबसे कम है कभी मीडियम में, इसलिए यह एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलेगा, ये कभी भी 1 से कम नहीं होगा। तब अब सबको मिला दिया जाए तब तो हम इस फोर्स को अब लिख सकते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या के जो लिख लें Q1 Q2/r²। और यह अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया कूलम्ब्स लॉस का, कि इसी के आधार पर हम फोर्स 2 पॉइंट चार्ज के बीच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यह तो मैग्नीट्यूड हुआ, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन तो नेचर के हिसाब से भी तय कर लेंगे कि जैसे ये प्लस है ये भी प्लस है, यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो इस पर का फोर्स देखना हो तो इसके कारण इस पर का फोर्स देखना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि इसको रिपेल करेगा, या इस पर कितना फोर्स लग रहा है उसके कारण, तो चूंकि इस पर का देख रहे हैं और रिपल्सन है तो वो उससे दूर भागेगा, यानी इधर होगा। लेकिन अगर ये निगेटिव रहे ये पॉजिटिव रहे तब इसी फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। निगेटिव रहने पर तब तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो अगर इस पर का फोर्स देखें तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के लिए उसको इधर खींचना होगा, और रिपेल करने के लिए और ये इसको यह अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए ये फोर्स इधर हो जाएगा। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन चार्जेज के नेचर के अनुसार बदलते रहेंगे, इसलिए हम लोगों को यह भी देखना है। चूँकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन का ख्याल रखना और उसे क्लियर करना आवश्यक होगा। तो वेक्टर फॉर्म में इसी को कैसे लिख सकते हैं?
तो इन वेक्टर फॉर्म F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या के, कैपिटल के यहाँ लिख सकते हैं, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया सिर्फ, लेकिन इधर वेक्टर है तो इधर वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मान लेते हैं कि यह जो आर है इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यहीं आ गया, तो हो गया F इक्वल टू 1/4 पाई। यानी अब ये दोनों पॉजिटिव है, यानी इस F का जो डायरेक्शन है अभी इसकी तरफ है, ये दोनों पॉजिटिव है, तब तो ऐसा ही केस होगा कि जिधर आर है उधर वो लगेगा, तो मैग्नीट्यूड फोर्स का यह हो जाएगा, डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा है, अगर ये निगेटिव चार्ज है मान लीजिए, तब तो इस पर का फोर्स इधर नहीं लगेगा, इधर लगने लगेगा, या पॉजिटिव भी दोनों चार्ज है तो इस पर का फोर्स तो इधर लगता होगा। तो अब अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके कारण किस पर का फोर्स हम देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए if Q1 and Q2 be two positive charges, then तो F1 के कारण 2 पर का फोर्स अगर कहा जाए, मतलब चार्ज 1 के कारण चार्ज 2 पर का फोर्स, या कहिए कि A पॉइंट पर के चार्ज के कारण B पॉइंट पर के चार्ज का फोर्स, जबकि दोनों पॉजिटिव हैं, तब ऐसे में क्या लिखना होगा, तो Q12 लिखिए या QAB लिख दीजिए, और लिख दीजिए यहाँ सिंबल जो देंगे अलग वो लिखना पड़ेगा आपको कि A पर के चार्ज के कारण, और A माने पॉइंट A, बॉडी A नहीं, के कारण पॉइंट B पर का फोर्स। तो ये कैसे लिखाएगा, तो ये तो ठीक है ऐसे ही लिखाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और FBA अगर कर दें, मतलब पॉइंट B पर के चार्ज के कारण पॉइंट A पर का फोर्स, तब तो A पर का फोर्स अब इस तरफ लगेगा, तो जो वेक्टर यूनिट वेक्टर R के अपोजिट है तो उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, माइनस साइन देना होगा ना अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो इस तरह स्थिति के अनुसार हमको डायरेक्शन दिखाना होगा जो चार्ज के नेचर के अनुसार तय हो जाएगा। आर स्क्वायर आई इंटू यूनिट वेक्टर आर, तो यहाँ निगेटिव देकर कर दीजिएगा और यहाँ पॉजिटिव देकर ही कर दीजिएगा यूनिट वेक्टर आर, बस हो गया, ये फोर्स भी डिफाइन हो गया और ये फोर्स भी डिफाइन हो गया। ठीक, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रख लिया, लेकिन ये निगेटिव कर दिया क्योंकि ये उल्टी दिशा में दिखा रहा है, ये पॉजिटिव कर दिया क्योंकि ये सीधी दिशा में दिखा रहा है। ऑल्सो आप चाहें तो चूंकि आप जानते हैं ना कि वेक्टर यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू हाउ मच, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू अगर लिखें तो लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर क्यू हो जाएगा। तो वेक्टर आर भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर के बदले, तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्थिति के अनुसार हम लोग डायरेक्शन शो कर देंगे फिगर में। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट
चार्जेज। ठीक, ये पहले यहीं से पहला आइडिया है जो इसी से लेकर हम लोग बढ़ेंगे। अब चार्ज के बारे में एक और बात जान लेने की है, उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फिर अब हम आगे शुरू करते हैं इसे।